नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होता यहाँ पे। और डियर फ्रेंड, जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट जो है फरवरी एग्जाम 2026, ठीक है ना। और डियर फ्रेंड्स, यहीं पर हम बात करते हैं। देखो हम जो है कंटिन्यू सेशन यहाँ पे चलाए हुए हैं हमने। ईवीएस की बात कर रहे हैं, ईवीएस एनसीईआरटी, ठीक है ना। ईवीएस एनसीईआरटी देखो, हम अगर यहाँ पे बात करें, आपका जो है सीटेट में पेपर 1 और पेपर 2 दो एग्जाम्स होते हैं। देखो, सीटेट पेपर 1 होता है, देन सीटेट पेपर 2 होता है। सीटेट पेपर 1 में जो है आपका ईवीएस भी आता है, ठीक है, ईवीएस। तो यहाँ पर जो है आपके ईवीएस में 15 क्वेश्चन आते हैं ईवीएस के पैडागोगी क्वेश्चन आते हैं 15। और यहीं पे ईवीएस के 15 क्वेश्चन आते हैं आपके एनसीईआरटी बेस। कैसे आते हैं? एनसीईआरटी बेस। तो यहीं पर पूरी फुल एनसीईआरटी मैं आपको कवर कराऊंगी, जिसमें 15 क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। यहीं पे 15 क्वेश्चंस की मैं आपको पैडागोगी भी कराने वाली हूँ, ठीक है ना। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये पेपर 1 के लिए बेस्ट यहाँ पे सेशन है, और पेपर 2 में मैं आपको एसएसटी की तैयारी करा रही हूँ, तो क्लासेस को देखना न भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहीं पर देखो आपके लिए गुड न्यूज़ है। अगर आपको फ्री में ये पीडीएफ चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, यहाँ पे देखो 7505890761, यहाँ पर भी दिया हुआ है आपको, ये नंबर यहाँ पर भी दिया हुआ है, ठीक है ना। सो चलो फ्रेंड्स, अभी स्टार्ट करते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए। और यहाँ से आप जो है अपनी पीडीएफ को जो है ले सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। और आज के सेशन में हम जो है यहाँ पे पढ़ने वाले इग्लू के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। कल के सेशन में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट हम जो है इग्लू से पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। देन आज जो है हम पढ़ने वाले हैं इग्लू के बारे में। फाइनली यहाँ से सीटेट में हर बार क्वेश्चन बनता है इग्लू से। जी हाँ, सीटेट में हर बार क्वेश्चन बनता है इग्लू से। बर्फ के घर टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। ये घर जो है एस्किमो प्रजाति द्वारा बनाए जाते हैं, और इन घरों को इग्लू कहा जाता है। देखो, इग्लू क्या होता है? बर्फ के घर कहाँ पे होते हैं? टुंड्रा प्रदेश में ना, क्योंकि बर्फ ही बर्फ पड़ती है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे जो है सूर्य की जो प्रकाश होती है, किरणें होती है, बहुत कम पहुँच पाती है, इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड होती है, इसलिए वहाँ पे बर्फ ही बर्फ पड़ती है, जिस वजह से वहाँ पे बहुत ठंड होती है टुंड्रा प्रदेश में। और वहाँ पर वहाँ के जो लोग हैं, निवासी है, उसको एस्किमो कहा जाता है। और एस्किमो लोग क्या करते हैं, फिर अपने घर बनाते हैं, और इस घर को वो इग्लू कहते हैं। देखो, घर इन्होंने जो इस तरह से बनाया हुआ है ना, ये इन्होंने बनाया हुआ है, इसे ही क्या कहा जाता है भैया जी? इग्लू कहा जाता है। और ये इन्होंने बनाया हुआ है ठंड से बचने के लिए। देखो, आसपास इर्द गिर्द इधर बिल्कुल बर्फ ही बर्फ पड़ रही है, ठीक है। तो बस इसी से जो है बचने के लिए इन्होंने यहाँ पर जो है ये घर बनाया हुआ है इग्लू, ठीक है। और इसी में अंदर ये रहते हैं, इनको ठंड भी नहीं लगती है। ये कौन है? एस्किमो जो है प्रजाति के लोग हैं, ओके। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पे हम चांगथांग, बात करेंगे चांगथांग भी एक जनजाति है, इसके बारे में बात करेंगे। चांगथांग पश्चिम और उत्तरी तिब्बत में एक ऊंचा क्या है? पठार है। ये एक जाति भी है, ठीक है, एक प्रजाति भी है। चांगथांग तो एक पठार है, लेकिन इसी के नाम से जुड़ा हुआ चांगपा नाम की एक प्रजाति भी है, ठीक है। चांगथांग जो है पश्चिम और उत्तरी तिब्बत में एक ऊंचा पठार है, ध्यान रखें, पश्चिम और उत्तरी तिब्बत का। और यह लगभग 5000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। क्या? चांगथांग जो पठार है लगभग 5000 मीटर ऊंचाई पर यह स्थित है, जो कुछ हद तक भारत के लद्दाख क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में भी फैला हुआ है। तो कहाँ पे फैला हुआ है? यह जो है भारत के लद्दाख क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में फैला हुआ है। यह चांगपा नाम की प्रजाति है, जिसकी आबादी कुल 5000 लोग हैं। यह हमेशा अपनी भेड़ बकरी के साथ घूमते रहते हैं। तो चांगपा जनजाति, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। चांगपा तो कैसे है? चांगपा जनजाति किस तरह है? तो एक चांगथांग एक पठार है, ओके। ये जो है ऊंचा पठार है पश्चिम और उत्तरी तिब्बत में, यह 5000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। और यह जो है दक्षिण पूर्व के क्षेत्र में फैला हुआ है, लद्दाख क्षेत्र के। और यहाँ चांगपा नाम की एक प्रजाति रहती है, और जिसकी आबादी लगभग यहाँ पे 5000 लोग हैं। और यह हमेशा अपनी भेड़ बकरी के साथ में यहाँ पे घूमते रहते हैं, और उन्हीं को ये पालते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होगी।
सो डियर फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं हम चांगपा लोग अपने टेंट को क्या कहते हैं, रेबो। यहाँ से सी टेट में ना सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, सीधा सीधा क्वेश्चन। तो चांगपा लोग जो अपने उनका जो टेंट होता है यानी घर होता है उसे क्या कहते हैं, वो रेबो कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, वो रेबो कहते हैं यहाँ पर। ओके जी। यहाँ सर्दियों में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा चलती है। कहाँ पर, यहीं पर जहाँ पे मैंने बताया, ठीक है। और चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब ऐसी जगह से है जहाँ पे कम लोग रहते हैं। तो चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब क्या है, देखो चांगथांग एक क्या है, पठार है। और चांगथांग चांगपा प्रजाति के जो है अनुसार इनकी भाषा में चांगथांग का मतलब क्या है, जहाँ पर बहुत ही कम लोग, फाइनली मान के चलो 5000 ही लोग रहते हैं। 5000 से ज़्यादा तो एक आपके गाँव में रहते हैं लोग, ठीक है ना। और यहाँ पे कुल 5000 ही कह रहे हैं कि रहते हैं। ओके, जहाँ पे कम लोग रहते हैं। यहाँ एक भी पेट्रोल पंप नहीं है। यहाँ पर भैया जी एक भी पेट्रोल पंप नहीं है। देखो इनका गुजारा कैसे चलता है, ठीक है। तुम तो कुछ भी करोगे भैया, आपको तो यहाँ पे जो है बाइक चाहिए, कारें चाहिए, है ना, अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए, यहाँ पे गाड़ियाँ बढ़िया। रेबो अर्थात टेंट के पास एक जगह होती है जिसे ये लोग क्या बोलते हैं, लेखा बोलते हैं, जहाँ ये अपनी बकरी और भेड़ों को रखते हैं। तो यहीं पे देखो रेबो अर्थात टेंट के पास एक क्या होती है, जगह होती है जिसे ये लोग क्या कहते हैं, लेखा बोलते हैं। रेबो के पास में, टेंट के पास देखो जो ये यहाँ पे यहाँ पे जो है, जो चांगपा जाति के लोग अपना घर बनाते हैं उसे ये रेबो बोलते हैं। यहीं पर रेबो के पास एक जो है जगह होती है जिसे ये लोग लेखा बोलते हैं। और यहाँ ये अपनी बकरी और भेड़ों को रखते हैं, ठीक है ना, इस जगह पर। याद रखिए आप इस चीज़ को। लेखा की दीवारें पत्थरों से बनी होती है, ठीक है भैया जी। यहाँ पे देखो जो लेखा की दीवारें होती है वो पत्थरों से बनी होती है। हर परिवार अपने जानवर पर एक विशेष प्रकार का चिन्ह बनाता है जिससे उनको पता रहे कि ये मेरा जानवर है, ये मेरा जानवर है और ये मेरा जानवर है। औरतें और छोटी बच्चियाँ जानवरों को गिन कर चराने ले जाती है और फिर लौट कर उन्हें दोबारा से गिनती है। कहाँ पर, यही देखो हम चांगपा जनजाति की बात कर रहे हैं। जो चांगपा जनजाति है किस तरह से भेड़ बकरी का पालन करती है। ओके, और इनका जो घर है रेबो, वहीं पर एक खाली जगह है जिसे लेखा कहते हैं, वहीं पर ये अपनी भेड़ बकरियों को पालती है, वहीं पर उनको रखती है, ठीक है। यह लोग अपनी बकरियों को ऊंचाई और ठंडी जगह पर चराने ले जाते हैं जिससे बकरियों के बाल घने और मुलायम होते हैं। क्या होते हैं, जिनसे कहाँ पे लेके जाते हैं ये लोग जो है, काफ़ी ऊंचाई पर। कहाँ पर, सो डियर फ्रेंड्स, हम इसकी बात करें, यह लोग अपनी बकरियों को काफ़ी ऊंचाई और ठंडी जगह पर चराने के लिए लेके जाते हैं जिससे कि बकरियों के बाल घने और क्या बने, मुलायम होते हैं, ठीक है ना। चलिए, सारी चीज़ें क्लियर है। अब यहाँ पे बात करेंगे बहुत ही फेमस विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शॉल के बारे में। और यहाँ से भी सी टेट में बार बार क्वेश्चन बनता है। जी हाँ, बिल्कुल। अब हम बात करेंगे पश्मीना शॉल के बारे में, विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शॉल के बारे में हम चर्चा करेंगे। और यहाँ से भैया जी सी टेट में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी बनते हैं, बाय द वे वैसे क्वेश्चन भी बनते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। पश्मीना शॉल चांगपा लोगों द्वारा पाली गई बकरियों के बालों से बनती है। अब देखो जो चांगपा प्रजाति है उसके बारे में हमने चर्चा की। तो चांगपा प्रजाति में लोग भेड़ बकरी पालते थे। अब ये पश्मीना शॉल भी चांगपा लोगों द्वारा जो भेड़ बकरी पाली जाती है ना, उनके बालों से ही बनती है। जिन बकरियों से मुलायम पश्मीना ऊन मिलती है वह बहुत ही ऊंचाई पर लगभग 500 मीटर ऊपर रहती है। और जिन बकरियों से मुलायम पश्मीना शॉल, यानी कि मैंने कहा ना, देखो जो यहाँ पे चांगपा प्रजाति है ना, वो भैया भेड़ बकरियों का काम करती है। ओके, बिल्कुल उनको पालती है। फिर वो ना उन्हें बहुत ही ऊंचाई पर घुमाने के लिए लेके जाती है, चराने के लिए लेके जाती है। तो फिर क्या होता है, जितनी भी ज़्यादा ऊंचाई पर वो जाएंगे ना, उतने ही उनके जो बाल है ऊपर वो घने होंगे, मुलायम होंगे। और जो भी जितनी भी भेड़ बकरियाँ जितने ऊपर तक जाएगी, ऊंचाई तक जाएगी, उनके बाल उतने ही मुलायम और घने होंगे। तो फिर उनके बालों से ही क्या बनाते थे, पश्मीना शॉल बनाते थे। ओके, चलो देखो आप देख रहे हैं साइड में, ये है पश्मीना शॉल। ओके, और ये देखो इसकी सारी स्टेटमेंट बताऊंगी मैं पश्मीना शॉल के बारे में।
ठंड में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। बकरी के शरीर पर गर्म बालों का कोट बन जाता है। इनमें से कुछ बाल बकरियां गर्मियों में गिरा देती है, जिनका प्रयोग पश्मीना शॉल बनाने में होता है, जो मैं आपको बताया। इसका एक बाल इतना पतला होता है कि इनके 6 बाल के, यानी कि इनके 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर होता है। इनका एक बाल इतना पतला होता है कि इनके 6 बाल हमारे एक बाल। देखो जो भेड़ बकरी होती है ना, इनके होंगे 6 बाल, भेड़ बकरियों के 6 बाल होंगे और हमारा जो एक बाल होगा, हमारा ओनली यहाँ पर देखो इसमें एक ही बाल होगा। अब भाई देखो इनके 6 बाल, हमारा एक बाल इतना मोटा है, ठीक है। तो ये देख लो कितने पतले पतले होते हैं, बहुत ही पतले पतले होते हैं, बहुत बहुत। भेड़ बकरियों के जो बाल होते हैं ना, बहुत बहुत पतले पतले होते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से बनता है कितने, 6 बाल के बराबर होता है। ध्यान रखो भैया कितने बाल के सारे स्टेटमेंट। यह सोल हाथ से बनाए जाते हैं। लगभग 250 घंटे की बुनाई के बाद एक प्लेन सोल बनता है। देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, कितने पश्मीना शॉल को बनाने में लगभग 250 घंटे लगते हैं। स्टेटमेंट में आपको 350 दे देगा, 300 दे देगा, या फिर 400 दे देगा, या फिर 200 दे देगा। आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि परफेक्ट आंसर हमारा 250 है। एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटर के जितना गर्म होता है। एक जो पश्मीना शॉल होगा ना, इसके साथ में आप एक पश्मीना शॉल रखें, बाकी आप 6 स्वेटर रखें यहाँ पे। तो इन 6 स्वेटर को क्या करेगा, जो है भैया तुम जाओ साइड में हो, मैं एक ही काफ़ी हूँ, मैं एक ही यहाँ पे बब्बर शेर है ना। क्या बात है, एक ही बब्बर शेर काफ़ी है भैया। आओ वाओ, वेरी वेरी नाइस, क्या बात है, काफ़ी मज़ा आ रहा है पढ़ाते हुए भी पढ़ते हुए भी। क्यों? क्योंकि कंटेंट इतना गजब का है ना कि बस ऐसा फील हो रहा है कि शायद सारी एनसीईआरटी मैम ने यहीं पे जो है हमारे ही पास भेज दी, ठीक है ना। बिल्कुल देखो है ना कि बिल्कुल ग्रेट है, ग्रेट ग्रेट हुंदा। बात करेंगे ब्रेल लिपि के बारे में, और मुझे कोल्ड भी इतना हुआ है कि क्या ही पूछे बस। और यहाँ से भी जो है सीटेट में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं भैया जी, ठीक है ना बेबी। तो चलो बच्चा देखो यहाँ पे ब्रेल लिपि के बारे में हम चर्चा करेंगे बेटा जी। तो ब्रेल लिपि, लुइस ब्रेल फ्रांस के थे। 3 साल की उम्र में अपने पिता के औजारों से खेलते हुए इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। देखो ये जन्म से ही अंधे नहीं थे। ब्रेल लिपि जो है यह एक लुइस ब्रेल यानी फ्रांस, लुइस ब्रेल के नाम से यहाँ पर इन्होंने ही इसको जो है लाए थे ब्रेल लिपि को। कैसे? देखो लुइस ब्रेल है, फ्रांस के रहने वाले थे, और जब ये 3 साल के थे, 3 ईयर के ही थे, तब क्या हुआ, अपने पिता के औजारों से खेल रहे थे, तो इनकी आंखों की रोशनी चली गई खेलते हुए। पढ़ाई में बहुत रुचि थी, तो यह पढ़ने और लिखने के विभिन्न तरीके सोचने लगे, और फिर एक तरीका निकाला जो बाद में लुइस स्क्रिप्ट के नाम से भी जाना गया। देखो भैया क्या बात कही, देखो ये है बंदा कितना जो है कहते हैं ना वाकई ही जिज्ञासु, और यहाँ पे जो है कुछ कर गुजरने वाला बंदा है बिल्कुल, तभी तो इनका नाम जो है देखो बुक्स में छपा हुआ है और हम पढ़ रहे हैं इनको, ठीक है। ऐसे थोड़ा है ना भैया, मेहनती जो बंदे होते हैं वो ऐसे ही अपनी हिस्ट्री बनाते हैं। तो ब्रेल लिपि 3 साल के थे, अपने जो है फादर के औजारों से खेलते खेलते इनकी आँख चली गई। तो भैया जी फिर क्या होता है, खेलने का काफ़ी शौक था इनको, पढ़ने का, ठीक है ना, पढ़ने का लिखने का बहुत ही शौक था, और इन्होंने सोचा कि कोई तरीका यहाँ पे अपनाया जाए कि कैसे पढ़ें। फिर देखो उन्होंने इस तरह से, ये जो हम पढ़ते हैं ना ABCD, तो इन्होंने A को इस तरह ब्रेल लिपि के माध्यम से, ठीक है, ए को इस तरह से इंडिकेट किया कि ए होगा तो एक मोटी बिंदु होगा, 2 पे 2 मोटी बिंदु बी होगी, सी पे ये होगी इस तरह से, डी पे इस तरह से होगी, ई पर इस तरह से होगी, एफ पर इस तरह से, और जी पर इस तरह से, एन पर इस तरह से होगी, एम पर इस, यानी कि इस तरह से इन्होंने इसका एंगल यहाँ पे बनाया पढ़ने का कि अच्छा ऐसे मैं पता लगा सकता हूँ ये ABCD इस तरह से है, ओके। फिर देखो इन्होंने एक मोटे कागज पर एक नुकीली चीज से, एक मोटा कागज है वो मैंने आपको दिखाया, और उस पर फिर एक नुकीली चीज से 6 बिंदुओं को उभारा। इन्होंने देखो यहाँ पर इन्होंने 6 बिंदु दिए हुए हैं,
और उभारते हुए बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे इन्हें स्पर्श करते हुए पढ़ा, यह ब्रेल लिपि कहलाती है। यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित है। ये जो स्क्रिप्ट है कितने बिंदुओं पर आधारित थी? यह 6 बिंदुओं पर आधारित थी, मैंने बताया ना अभी। चलो अब हम बात करेंगे ग्रेगर जोन मेंडल। ये भी बहुत ही ग्रेट है, बहुत मस्त है, ठीक है, बहुत ही उम्दा है आपके सीटेट एग्जाम्स के अपॉर्चुनिटी। ओके जी, चलो ग्रेगर जोन मेंडल का जन्म एक गरीब किसान परिवार में 1822 में हुआ। देखो एक गरीब परिवार में इनका बर्थ होता है। इन्होंने 7 साल तक मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर बारीकी से कई प्रयोग किए और ढेरों आंकड़े भी इकट्ठे किए। इन्होंने 7 साल तक मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर बारीकी से कई प्रयोग भी किए और ढेरों औजारों भी इकट्ठे किए। और इन्होंने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया। मटर के पौधे के कुछ गुण होते हैं जो कि जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज या तो मुलायम होगा या खुरदुरा, और इनसे निकली अगली पीढ़ी के बीजों में भी बीज या तो मुलायम होंगे या फिर खुरदुरे बीज का रास्ता कुछ नहीं होता, ठीक है। तो उन्होंने जो है मटर के पौधे का जो है यहाँ पे इस्तेमाल किया। जिस तरह से भैया आम आदमी मानव है तो किस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाती है। आपके दादाजी थे, फिर आपके फादर थे, फिर अब आप हैं, फिर आपके बच्चे होंगे, शादी हो जाएंगे। इसी तरह से जो है पेड़ पौधों के भी कि भैया अब हम देखो हमने गेहूँ बोए तो गेहूँ से ही हमारा गेहूँ एक बीज है, ठीक है, और इसी एक बीज से जो है हम यहाँ पर फिर अपने दूसरे नेक्स्ट ईयर जो है गेहूँ बोएंगे, तो यही एक प्रोसेस है, ठीक है ना। तो यही चीज़ इन्होंने भी समझाई। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पर हम किसकी, अलबरूनी के बारे में। और ये अलबरूनी भी इतने इंपॉर्टेंट है, क्या ही कहें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रेट। और ये भी यहाँ से सीटेट में स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपके बनते हैं। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आया, इनका नाम था अलबरूनी। अलबरूनी जिस देश से आए थे उसका नाम था उज्बेकिस्तान। यहाँ से स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनता है कि कब, स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनता है कि 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आया, इनका क्या नाम था, अलबरूनी। सही है, अलबरूनी जिस देश से आया था उसका नाम था उज्बेकिस्तान। वहाँ पर ऑप्शन में दिया होगा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फलाना ढिमकाना, ठीक है, फलाना तान नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या है, उज्बेकिस्तान है। ओके भैया, चलो अलबरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगह को देखा और उनके बारे में लिखा, खास तौर से में जो उन्हें अपने देश से अलग लगी। तो भैया देखो अलबरूनी 1000 से भी ज़्यादा साल पहले भारत आए, एक यात्री भारत आए, है ना, और इनका नाम अलबरूनी था और ये उज्बेकिस्तान के रहने वाले थे। और इन्होंने बहुत ही बारीक से चीज़ों और जगहों को देखा भारत की, फिर उनके बारे में लिखा, खास तौर से में उन्हें जो अपने देश से अलग लगी उन चीज़ों को ज़्यादा लिखा, उन चीज़ों पर ज़्यादा इन्होंने फोकस क्रिएट किया अपना, ठीक है ना। अलबरूनी 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए, इनका नाम था क्या, अलबरूनी। अलबरूनी जिस देश से आए थे उसका नाम है क्या, उज्बेकिस्तान, ध्यान रखें। अलबरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा। तो ये तो वही रिपीट हो रहा है, आगे पढ़ेंगे। हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ से भैया जी क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन तो अब बनेगा। देखो यहाँ से मैं बता दे रही हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन कैसा बनेगा। देखो अलबरूनी उस समय के तालाबों के बारे में लिखते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बना है कि इन्होंने किसके बारे में लिखा, तालाबों के बारे में, कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं, अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। क्योंकि भाई पता है भारत में ना अजीब गरीब चीज़ होती है, जो चीज़ और देश में नहीं होती ना वो चीज़ अपने भारत में होती है। तो भारत में लोग तालाब बनाते थे, तो ये अलबरूनी ने देखा हाँ हमारे देश में तो कभी ऐसी चीज़ नहीं बनाई, लेकिन मैं ये तालाब जो है अपने देशवासियों को दिखाऊंगा, ठीक है ना। और वे हैरान हो जाएंगे ऐसे देख के। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं और इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते क्या होते हैं भैया जी, अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती है। आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अलबरूनी की किताबों से उस ज़माने के बारे में बहुत कुछ जो है पता चलता है। तो यहाँ से देखो स्टेटमेंट में कैसा क्वेश्चन बनता है, किस माध्यम से क्वेश्चन बनता है।
तो भैया जी पहले तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा, अल बरूनी भारत में आए थे जो है लगभग बहुत हजारों साल पहले, ठीक है ना। एक यात्री कहाँ के रहने वाले थे, उज्बेकिस्तान के, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो अब देखो अल बरूनी ने जो है किसके बारे में लिखा, तालाबों के बारे में लिखा, और ये फिर जो है इन्होंने तालाबों के बारे में लिखा। और भारत में तो भैया लोग जो है तालाब बनाते, तो इन्होंने देखा ये क्या है, फिर इन्होंने सोचा कि मैं अपने देशवासियों को भी दिखाऊंगा, उन्हें बड़ा अचंभा होगा, उन्हें बड़ी अजीब सी चीज़ लगेगी ये क्या है। तो कैसे बनाए इन्होंने, बहुत ही बड़े बड़े भारी पत्थर को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते थे। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे हुई सीढ़ी जो है लंबी कतारों में होती थी, जहाँ से उतरने चढ़ने का कार्य करते थे लोग। यहाँ कभी कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती है, ठीक है। और आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अल बरूनी की ये किताबें पढ़नी चाहिए, जो कि इन्होंने अपनी किताबों में तालाब के बारे में लिखा, यानी कि भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में लिखा, राजनीतिक स्थिति के बारे में लिखा, ठीक है ना। चलिए, सो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है आगे नेक्स्ट है देखो बछेंद्री पाल, और भैया जी टाइम हो चुका है, ठीक है। बछेंद्री पाल से आगे का जो सेशन है कंटिन्यू रखेंगे, काफ़ी टाइम में भी हमारे पास में पूरे 2 मंथ है अच्छे से, ठीक है, भरपूर मात्रा में मैं आपको 2 मंथ तक तो ऐसे आपके हाथ में दे दूंगी EVS पूरी, NCERT भी और पेडागोगी भी। बस आपको मेरे ऊपर भरोसा रखना है और मेरे साथ में बने रहना है। अगर भरोसा रखेंगे और बने रहोगे मेरे साथ में तो ही भैया, अदरवाइज नो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम सेशन स्टार्ट करेंगे जो है करेंगे बछेंद्री पाल से, ओके फाइनली। सो फ्रेंड्स चलिए फिर अब यहीं पर हम अपनी जो है वाणी को देते हैं विराम, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।